नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के क्लास में क्या पढ़ना है? आज हम लोग मनी एंड क्रेडिट चैप्टर को करेंगे, जो कि क्लास 10th में इकोनॉमिक्स में है ना। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। तो आज इसी को समझने का कोशिश करते हैं कि क्या होता है मनी एंड क्रेडिट। ये वीडियो मेनली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है मनी एंड क्रेडिट का। और इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि मनी एंड क्रेडिट में हमें पढ़ना क्या है और हम इसको कैसे अच्छे से समझ सकें। तो टर्म 2 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, है ना। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंस है सर, यानी कि ऐसा क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। जो मनी है सर वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। तो इसके बारे में जब हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो इसको हम लोग समझेंगे। दूसरा है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। पहले के समय में हम लोग दो ही चीज जानते थे, कॉइन या पेपर। लेकिन जब से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, है ना, चेक, ये सभी चीजें आए हैं, ये सभी क्या है, एक मनी का फॉर्म है सर। और इसको हम लोग कहते हैं आज के समय में प्लास्टिक मनी, है ना। इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी कहते हैं। तीसरा क्या टर्म है? तीसरा हमको पढ़ना है लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। बैंक किस तरीके से लोन एक्टिविटी करती है और किस तरीके से वो इनकम कमाती है ना। और लोन को अगर कोई आदमी लोन लेना चाहे तो उसे क्या क्या करना होगा, ये सब चीजें हमें इसमें समझना है। लास्ट टॉपिक जो है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। इसको कहते हैं स्वयं सहायता समूह, है ना। क्या कहते हैं? स्वयं सहायता समूह, है ना। तो ये मेनली 4 टॉपिक ही चैप्टर में है। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंस उसका उतना ही जबरदस्त है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि 6 नंबर का बोर्ड में टर्म 2 में आपको इस क्वेश्चन से पूछा जाएगा, इस चैप्टर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमें टर्म पढ़ना है वो पढ़ना है वाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। देखिए, जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन बना, है ना, जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन बना उसी तरीके से चीजों का आदान प्रदान होना चालू हुआ, है ना। यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब क्या हो रहा है सर कि अगर हम लोग चीजों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो उस समय क्या हो रहा था? उस समय हो रहा था, जैसे देखिए, ये है ए और ये है बी। इस लड़के को केला चाहिए और इस लड़की को बुक चाहिए। तो क्या करेगा? ए जो है वो बी को बुक दे देगा सर। बी जो होगा ए को अपना बनाना दे देगा सर। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये रोस्टर दे रहा है, ये चिकन दे रहा है, ये ग्लोब दे रहा है, ये कुछ और दे रहा है। यानी कि इस तरीके से जब ट्रांजैक्शन हो, यानी जब हम कह सकते हैं कि कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन हो रहा हो, है ना। अगर किसी भी चीजों का ट्रांजैक्शन कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी हो रहा हो तो ऐसे चीजों को हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, है ना। यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में किस तरीके से इंगेज हो सर, तो गुड्स टू गुड्स, है ना, गुड्स टू गुड्स, इसी को हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम, या इसी को कहा जाता है कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। तो इसी को हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। इस बार्टर सिस्टम में क्या था? अब देखिए, इसका सबसे बड़ा जरूरी है कि अगर आप ट्रांजैक्शन करवाना चाहते हैं दो व्यक्ति के बीच में, या ट्रांजैक्शन तब ही होगा जब ए को बी का प्रोडक्ट की जरूरत हो और बी को ए के प्रोडक्ट की जरूरत हो। ऐसे स्थिति को हम लोग कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, है ना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब क्या समझिए? देखिए, कोई पर्सन ए है ना, इसके पास कोई गुड्स है और कोई पर्सन बी है।
कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है। अब मान लेते हैं कि बी के पास सर है आइस, है ना, आइसक्रीम, और ए के पास जो है वो है सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोका कोला। ठीक, तो इस दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन तब ही संभव है जब बी का मन करे कि सर हम कोको कोला पिए और ए का मन करे कि सर हम आइसक्रीम खाएं। तब ही ये एक दूसरे को कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी ट्रांसफर देखने को मिलेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या कहता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? ए सिचुएशन वेयर द सप्लायर ऑफ गुड्स ए want goods B and the supplier of goods B wants goods A। इसके गुड्स की जरूरत इसको है और इसके गुड्स की जरूरत इसको है ना। ऐसे को हम लोग कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आपको यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर कि व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, व्हाई इट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक, चलिए, इसके कुछ निगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं। ठीक, इसके कुछ निगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं। अगर निगेटिव इंपैक्ट की बात करें, मान लेते हैं कि ये जो बी ए है सर, इसको सी के चीजों की जरूरत है और इसको जरूरत है डी के चीजों की, यानी इसको आप ऐसे समझिए। देखिए, ये आपका है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ये चार लोग आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। अब ए को जरूरत है सी की, बी को जरूरत है डी की, लेकिन डी को जरूरत है सी की और सी को जरूरत है ए की। तो ऐसे कंडीशन में बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। ऐसे हालात में बार्टर ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि ए बी के साथ एक्सचेंज कर रहा है, जबकि बी के पास क्या है, सी की चीजें नहीं है या डी की चीजें नहीं है। तो इस तरीके से इसको आसानी शब्दों में ऐसे समझिए कि अगर एक पर्सन है सर ए, एक पर्सन है बी, है ना, एक पर्सन है बी, एक पर्सन है ए को मन है खीर खाने का, इसके पास मिल्क है, और दूसरे के पास ब्रेड है सर, है ना, दूसरे के पास ब्रेड है। अब इसको खीर खाने की जरूरत है, तो इसको जरूरत है राइस और शुगर की, है ना, राइस और शुगर की जरूरत पड़ेगी। जबकि बी को जरूरत है सिर्फ मिल्क की। तो बी तो ए से ट्रांजैक्शन करने लायक है, लेकिन आपको लगता है कि ए बी से ट्रांजैक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में इस दोनों के बीच में बार्टर सिस्टम नहीं होगा, और यही कारण था कि कुछ ऐसे चीज का इम्प्लीमेंटेशन करना या ऐसे चीज की खोज करना जो इस ट्रांजैक्शन को इजी बना दे, है ना, इस ट्रांजैक्शन को क्या करे, इजी बना दे। यहीं से आया मनी का कंसेप्ट, है ना, यहीं से किसका कंसेप्ट आया है, मनी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अगर बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की सर, तो सबसे पहले जो मनी है ना, तुम देखोगे क्या कि हिस्ट्री के पन्ने में आपको मनी का कंसेप्ट दिखेगा। पहले क्या होता था कि गुप्ता डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ऐसे कंडीशन में क्वाइंस है, और इस क्वाइंस को हम लोग कहते हैं क्या, पंच मार्क्स क्वाइन, पंच मार्क्स क्वाइन, है ना। इसमें क्या होता था कि मोहर लगा होता था और ये कहलाता था पंच मार्क्स क्वाइन। धीरे धीरे करके पहले तो गोल्ड का क्वाइन होता था, फिर इसके जगह पे सिल्वर आ गया, सिल्वर के बाद आ गए क्या, ब्रॉन्ज या कॉपर, है ना, कॉपर। यानी कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, सिक्का का जो मटेरियल था सर वो चेंज होता गया, है ना, सिक्का का मटेरियल क्या था, चेंज होता गया। और आज के समय में आयरन का आपको सिक्का होता है। दूसरा, अगर हम पेपर नोट की बात करें तो पेपर नोट में भी, है ना, पेपर नोट भी बनना स्टार्ट हुआ। और ये जो पेपर नोट होता है ये अलग अलग देश का अलग अलग होता है। जैसे एक नेपाल कंट्री है ना, वहाँ पे इसमें प्लास्टिक लगे होते हैं,
लेकिन इंडिया के करेंसी में क्या होता है, वो पूरी तरीके से पेपर का बना होता है। तो ये आपका हो गया गोल्ड कॉइन्स, है ना। अब देखते हैं क्या कि एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं करेंसी, है ना। करेंसी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करेंसी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। ये क्या करेंसी है, तो इसको लिखोगे कि एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी, एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड करेंसी। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का करेंसी क्या है सर, रुपया है। उसी तरीके से अगर हम यूएसए की बात करें तो यहाँ का करेंसी क्या है सर, डॉलर है। उसी तरीके से यूएई की बात करें तो इसका है दिनार, है ना। तो अपने अपने देशों का अलग अलग करेंसी है जो कि उस गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्टेड फॉर्म है किसी भी रुपया पैसा का। अब बात करते हैं हम लोग क्या कि मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम क्या है ना। तो पहले तो थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जब मनी आ गया सर, है ना, जब मनी आ गया तो इस मनी से क्या हो गया कि अब आसानी से कोई भी गुड्स खरीदा जा सकता था। यानी कि अब वाटर सिस्टम के जगह पे मनी इंक्लूड होने लगा और ये हमारे ट्रांजैक्शन को इजी बनाया। इतना इजी बनाया कि अब आपको गुड्स रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप गुड्स कमा लीजिए, गुड्स आ जाएगा, और अगर गुड्स है तो आपके पास पैसा आ जाएगा। तो ये क्या किया, मनी जो था वो डबल रोल में आ गया, है ना, डबल रोल में आ गया कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सामान खरीद लीजिएगा, अब किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और अगर सामान है तो आप पैसा खरीद लीजिएगा, और पैसा है तो सामान ले लीजिएगा। अब हमको समझना है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। देखो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में मेनली तीन चीज होता है। एक होते हैं डिपोजिटर्स। डिपोजिटर्स उसको कहते हैं जो बैंक में जा करके पैसा डिपॉजिट करता है सर, इसी को हम लोग कहते हैं डिपोजिटर्स। अगर इसका कोई नाम रखना हो तो इसका हम नाम रख लेते हैं जॉन। जॉन क्या है, डिपोजिटर्स है। और एक होता है बोरोवर, जो बैंक से बोरो करता है ना, यानी कर्ज लेता है। ठीक, जो कर्ज लेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोरोवर। इसका नाम दे दीजिए जैक, है ना। तो हमारे आज के इस कहानी में जॉन जो है वो डिपोजिटर है सर, और जैक जो है वो बोरोवर है। ठीक, चलिए अब समझते हैं बैंकिंग सिस्टम को। ये आपका है बैंक, ये क्या है, आपका बैंक है, जो कि अलग अलग नाम का हो सकता है, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। अब देखो क्या करता है, डिपोजिटर बैंक में पैसा जमा करता है, इसके बदले में बैंक जो है डिपोजिटर्स को इंटरेस्ट देती है ना, इंटरेस्ट देती है। उसी तरीके से बोरोवर को बैंक पैसा देता है और बोरोवर बदले में उसको क्या करता है, इंटरेस्ट देता है। ठीक, अब इसमें क्या दिखिएगा कि इस इंटरेस्ट को अगर I1 मान ले, इस इंटरेस्ट को अगर I2 मान ले, तो यहाँ पे I1 इज ऑलवेज लेस देन I2 होगा, है ना। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपोजिटर्स का हमेशा कम होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोवर। यहाँ पे देखिए, अगर जॉन 100 रुपया डिपोजिट कर रहा है तो उसको 2 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक, उसी जगह पे अगर जैक 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो वो 5 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है। यानी कि अगर हम लोग R1 मान ले किसका, डिपोजिटर्स का, है ना, और R2 मान लीजिए बोरोवर का, तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू इनकम ऑफ बैंक। इनकम ऑफ बैंक, बैंक जो है इसी इनकम से चलती है सर। इसमें भी देखो बताया गया है कि 100 रुपया डिपॉजिट करने पर डिपोजिटर्स को 2 रुपया दिया जा रहा है, जबकि बोरोवर से 5 रुपया लिया जा रहा है। और यही बैंक की प्रॉफिट है सर, 3 रुपया बैंक का प्रॉफिट है। ठीक, यानी कि अगर हम लोग मंथली बात करें, है ना, अगर हम मंथली बात कर रहे हैं या ईयरली बात कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा,
कि एक मंथ में जो रिसीवर, जो डिपोजिटर है, वो रिसीव करेगा 102 रुपीज, जबकि जो बोरोवर है वो डिपॉजिट करेगा कितना, 105 रुपीज। ठीक, तो जब एक 102 रुपीज जो जॉन को मिल रहा है, 102 रुपया जो जॉन को मिला, उसको क्या कहते हैं, पीपुल गेट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड मेक विड्रॉ। अगर ये जब अपना पैसा निकालना चाहेगा सर, तो इसको 102 रुपया मिलेगा, जबकि अगर बोरोवर अपना पैसा जमा करना चाहता, अपना कर्ज देना चाहता है, तो उसको 105 रुपया जमा करना पड़ेगा। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम यही है, और मॉडर्न अभी के समय में जो लोन एक्टिविटी होती है ना, जो लोन एक्टिविटी होती है वो भी इसी कंडीशन पर काम करती है। ठीक, तो हमको समझ में आ गया कि ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है ना। और ये जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, आपको इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन, है ना, कि डिस्कस द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम या डिस्कस द लोन एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड बाई एनी बैंक सर, है ना। एनी बैंक, किसी भी बैंक के द्वारा जो लोन एक्टिविटी किया जाता है उसको आप डिस्कस कीजिए, तो आप इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए आज के क्लास में, ये चूंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास था, हमने थोड़ा सा इसमें देख लिया अभी, तो आज के इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे जब इसका हम लेक्चर नंबर 2 लेकर के आएंगे तो उसमें हम छोटे छोटे चीज को और बारीकी से अध्ययन करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत आई हो सर, तो आप कमेंट करें, हमारे कमेंट करके हमें बताएं। हम गारंटी देते हैं कि आप लोग के कमेंट को डिस्कस किया जाएगा, है ना, डिस्कस किया जाएगा। प्लस जो बच्चा कमेंट करेगा उसका हम नेम भी लेंगे, यानी उसके स्क्रीनशॉट को लगाएंगे, है ना, स्क्रीनशॉट को लगाएंगे अपने वीडियो में। तो आप कमेंट करें जो चीज़ें समझ में नहीं आती है, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, है ना, जितना बड़ा वीडियो चाहिए वो वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो है 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021, 2 दिन का भाई हम हॉलीडे दे हो रहे हैं, है ना, थोड़ा सा हम भी अपना न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं। और 2 दिन के बाद अगला वीडियो, जो इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो आपको मिलेगा 3 जनवरी 2022 को, है ना। तो 1 साल के बाद हम लोग तुमसे मिलेंगे, और इसीलिए आई विश टू यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर एंड प्रॉस्पेरियस न्यू ईयर। मेरा कोशिश है कि आप न्यू साल में न्यू उमंग के साथ, है ना, न्यू साल में न्यू उमंग के साथ लगे, और टर्म 2 को अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करें, और टर्म 2 को फोड़ दें सर, है ना, टर्म 2 को फोड़ दें। चलिए, मैं हूं अजीत कुमार, आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए साइन ऑफ, नमस्कार।